हाँ, अभी रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है, सो मैं अपना रीस्टार्ट कर सकता हूँ। सो आई वेलकम यू ऑल। योगिनी कामत मैम, वेलकम। सो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, मेरा नाम बॉबी जबाल है। आज का सेशन जो है वो है बातों बातों में हम अपनी बात को कैसे रखें। अपनी बात को मतलब एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं अपनी बात को कैसे रखूं। अब ये जो बात रखनी है आपको, ये आपकी जान पहचान के लोग भी हो सकते हैं, आपके कॉमन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, और ये दूर के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या इवन अननोन आदमी के साथ भी अगर आप बैठे हुए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पर भी आप ये कर सकते हैं। बट आई विल रिक्वेस्ट यू कि शुरुआत में अननोन लोगों के साथ ना करें। आप अपनी जान पहचान वालों के साथ में, जिनसे आप कंफर्टेबल नहीं है बात करने में, इंश्योरेंस के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में, सेविंग्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, उनके साथ आप जरूर बातचीत कर पाएंगे। आज का टॉपिक जो है, मैंने कोशिश किया इसको बहुत सिंपल रखूं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखूं। और आप में से कुछ लोग जो फाइनेंशियल एडवाइजरी में पुराने हैं, आप लोग के लिए शायद ये रिफ्रेशर होगा, और कुछ लोगों के लिए ये एकदम नया लर्निंग होगा। क्योंकि ये जो सेशन है, मैंने देखा है कि काफी सारे जो एडवाइजर है, स्पेशली न्यू लाइसेंस एडवाइजर, उन लोगों को दिक्कत आती है कि काम कैसे करें, अपनी बात कैसे रखें, अगर मैं किसी के सामने बैठा हुआ हूँ तो शुरुआत कैसे करूं। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि लोग इसको बड़ा लाइटली लेते हैं। हम अगर जब बात, स्पेशली जब हम कलीग्स के साथ बात करते हैं, सोशल सर्किल के लोगों के साथ बात करते हैं, लोग बहुत लाइटली लेते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं उनको कुछ बेचने का कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, टाटा AIA की वीडियोस दिखाता हूँ। राहुल वेलकम। सो पहले मैं कुछ वीडियोस दिखाता हूं आपको, जो टाटा AIA के यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। वहां से मैं शुरुआत करूंगा, 2-3 वीडियोस देखते हैं, और फिर मेरा जो प्रेजेंटेशन है, छोटा सा प्रेजेंटेशन है, वो हम लोग देखेंगे। टेक्निक को हम लोग लर्न करेंगे, और फिर जो टूल है, एक एप्लीकेशन है, टूल है, आप में से कुछ लोग यूज करते होंगे, आप में से कुछ लोग शायद यूज नहीं करते होंगे, वो टूल को हम यूज करेंगे इफेक्टिवली, ताकि हम अपनी बात को रख सकें। तो तैयार है सब लोग? Yes. Okay, great. So I'm just sharing, just a minute. Milind Vani is also joining. So welcome, Milind. I'm just sharing videos. मैंने सेशन जस्ट स्टार्ट किया है अभी, और कुछ वीडियोस देखते हैं, फिर अपनी बात को आगे रखेंगे। So मुझे कंफर्म करना कि ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके। टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस से आपने कर लिया अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट। अब फैमिली के साथ आप प्लेनेट की भी रक्षा करने की रीत निभाते हैं, क्योंकि हर टर्म प्लान पर टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस आपकी तरफ से एक पौधा लगाता है और आप बन जाते हैं रक्षाकरण हीरो। टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस। सो ये वीडियो हम लोगों ने देखा, इसमें एक छोटा सा मैसेज है। कोई रिकॉल करेगा क्या मैसेज है इस वीडियो के अंदर? क्या क्या मैसेज था? कोई रिकॉल करेगा? अभी जो हमने एक 20 सेकंड का वीडियो देखा है, क्या मैसेज था इसमें? एनीवन कैन अनम्यूट एंड एनीवन कैन टॉक। तो हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो आप में से काफी सारे लोग नए होंगे। हर्षल वेलकम। हेलो, एम आई ऑडिबल हर्षल? आवाज नहीं आ रहा है। सो हम एक ही परिवार के हैं, तो आप लोग बातचीत कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ में बात कर सकते पेड़ के जैसा हैं। हाँ, अपना परिवार भी ग्रोथ होता रहेगा। पेड़ के जैसे अपने परिवार का ग्रोथ होता रहेगा। बहुत बढ़िया सर, इंटरप्रिटेशन है आपका, थैंक यू सो मच मोरे साहब। कोई और इसमें अपनी बात रखना चाहेगा? क्या मैसेज था इस वीडियो में? नीलेश लोहार जी, वेलकम। मैं दोबारा से फिर दिखाता हूं आपको, और भी काफी सारे वीडियोस हैं, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या था, रक्षाकरण हीरो, मतलब टाटा AIA क्या बोल रहा है? टाटा AIA हमको हमको एक बहुत ही बढ़िया नाम दे रहा है। वो नाम क्या दे रहा है? रक्षाकरण हीरो। मतलब हम, जो भी इंसान रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है परिवारों को। ऐश्वर्या वेलकम। सो हम एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर हम क्या करते हैं नॉर्मली?
हमारा जो काम है, हमारा जो रोल है, वो रोल ये है कि हम फैमिलीज को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। सो अगर हम फैमिलीज को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करते हैं तो हमको एक अच्छा सा नाम दिया गया है, नाम दिया गया है रक्षाकरण और हीरो। हीरो इसलिए कि आपने देखा होगा जितने भी सुपर हीरो होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है लोगों को बचाना, परिवारों को बचाना, देश को बचाना। जितनी भी सुपर हीरो मूवीज आप लोगों ने देखी होंगी ना, सारी की सारी सुपर हीरो मूवीज में कहीं ना कहीं थीम होता है बचाना, कहीं देश को बचाना होता है, लोगों को बचाना होता है। मुझे काफी पसंद है सुपर हीरो मूवीज, मुझे काफी पसंद है, मैं देखता हूं। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो के अंदर मैसेज यही है कि एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, मेरा रोल बहुत बड़ा है। मेरा रोल है, मैं एक रक्षाकरण हीरो हूं, मैं एक रक्षा करता हूं और मैं लोगों को, उनके परिवारों को कहीं ना कहीं मदद करता हूं उनके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करने में। यहां तक सब लोग एग्री करेंगे, स्पेशली जो लोग नए हैं दे कैन टॉक, पुराने लोग के लिए शायद ये टॉपिक रिफ्रेशर होगा। बट हाँ, आज मैं कुछ बढ़िया आपके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया हूं, एक बढ़िया टेक्निक लेके आया हूं जो शायद पुराने लोगों को भी काम आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को, रक्षाकरण? तो आप ये रक्षाकरण के हीरो हैं, आप सबको गर्व होना चाहिए अपने ऊपर, हम अपने आप के ऊपर कि हमने ये जो प्रोफेशन चूज किया है, ये प्रोफेशन में सिर्फ मैं अपना भला नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों का भी भला कर रहा हूं। तो थीम क्या है? प्रोटेक्शन थीम है। प्रोटेक्टिंग फैमिलीज, प्रोटेक्टिंग इनकम, प्रोटेक्टिंग रिस्क। और आज का जो सेशन है उसी के ऊपर है कि हम इस थीम के ऊपर अपनी बात को कैसे रख सकते हैं। एक और वीडियो दिखाऊंगा और उसके बाद हमारा जो प्रेजेंटेशन है, क्योंकि आई थिंक हमारे साथ में 10-11 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो फिर मैं अपनी बात को आगे रखूंगा कि सेल्स कॉल को बातों बातों में कैसे रखा जाता है। बट उससे पहले एक वीडियो और देखते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं एंड वी विल सी दिस वीडियो। A good life insurance advisor inspires greatness, dispels financial darkness, and ignites true passion in their team. At Tata AIA Life, we take pride in our advisors who reflect our brand values in their work. Like Divya Tusnial from Kolkata, the city of joy, who set an example with her never say die attitude. Hi friends, this is Divya Tusnial, Tata AIA, Kolkata, India. I feel super delighted to introduce myself as the Insurance Agent of the Year 2017, adjudged by the Asia Insurance Review, Singapore. I have a background of an ordinary housewife who comes from a traditional Indian conservative family and a mother of 2 daughters. There is one case which was superbly unique and I still remember it. It was an endowment plan which I had sold to a couple where the wife was only 35 and the husband was 50. They were so reluctant about buying it. It was a whole life retirement kind of plan which would pay off them income as long as they would be alive and on a guaranteed scale. Reshmi was a very young, vibrant kind of girl who was working at that point of time and making a lot of money. She had a young son who was only 7 years old, Jason, at that point of time. And I remember going to her house so many times to finally make a sale. It took me something around 7.5 to 8 months to finally persuade her to buy this policy. Now, over the period, what happened, Zarir was relocated on his work profile to Singapore, and he was 57 when he was relocated, and so did Reshmi and her son went along with him. But soon they realized after being there that she was not allowed to work because of the work permit restrictions, and Zarir was the only bread earner of the family. So Reshmi was restricted being a housewife. It so happened that one day when the premium was due, Zarir called me up and said, Divya, how would we if I would discontinue this policy? Because I am taking up the entire show, Reshmi is not working anymore, what do I do? I said, Zarir, that you should not discontinue this policy because it's the time now, after 1 or 2 more years, it will start paying off dividends for which you will not have to pay anything more and you will always remember me for life. Somehow it kept going on. Reshmi said to discontinue, Zarir also added discontinue, but then after so much of persuasion, which took me I think nearly 3 months over the phone, and I used to meet them whenever they used to pay the visit to Calcutta from Singapore because they had the parents staying here.
every time he used to say that it's difficult for him, and the premium went on a premium holiday, but finally he gave in and he paid the check with so much of persuasion. I held him to waive off the interest because it was an endowment plan and he was delayed in payment, so I held him by waiving off the interest Not clear. component also. He just paid the principal. I was just worried about the continuity of the policy at that point of time. It so happened that there is only 5 years to retirement now left, and the premium paying term would finish him by the time he would retire. It will not continue beyond his retirement point. By the time he is 65, he will finish off his premium paying capacity, and the policy will start giving him dividends which are much higher compared to what was promised to them at the time of the selling the policy. Company is doing good and paying out better dividends at this point of time. So this money, when will start flowing into Zarir and Reshmi, will be 123% of the premium which they have sacrificed so much and paid over the period of 15 years by now, and will come to them lifelong, tax free for the entire life. I did not allow them to surrender the policy, no matter how much pain or legwork it involved on my end, and I'm sure they will bless me and remember me for life at the onset of the retirement and during the retirement, when they keep getting this money throughout their life. So I feel really good and very happy from within. Generally, we all feel that the death claim is the most noble thing which we talk about as an insurance agent. But I feel that the real threat is about living too long, and that too unplanned without any money is a bigger threat than dying, than an unfortunate early death. I've done really good to them and helped the family carry on or survive this policy. Thank you so much. Divya Tusnial. कोई समराइज करेगा? ये क्या थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, 3-4 मिनट का, बट कोई समराइज करेगा क्या की लर्निंग है? 2-3 की लर्निंग्स. Anyone can share. एक पॉइंट भी रखेंगे तो वी कैन समराइज दिस एंटायर वीडियो. हाउसवाइफ भी वर्किंग कर सकते हैं. राइट. सो दिव्या तुसनियाल ने स्टार्ट किया था हाउसवाइफ की तरह, और मैं आपको बताना चाहता हूं आज वो एशिया की नंबर 1 एडवाइजर है. 36 टाइम्स एमडीआरटी करती है एक साल के अंदर. वो दोबारा से रिपीट करता हूं, शी अचीव 36 टाइम्स एमडीआरटी इन ए ईयर. तो आप समझ सकते हैं कि दिव्या तुसनियाल कितना बड़ा नाम है, और उन्होंने अपनी एक रियल शेयरिंग की हुई है इस वीडियो के अंदर. एनीवन एल्स वांट टू शेयर? अलका पाटिल, या अलका पाटिल, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन टॉक. आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं. अनम्यूट कीजिए अलका, आप अपने आप को. आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, अनम्यूट कीजिए. एनीवन एल्स? कोई और शेयरिंग करना चाहेगा? अलका, आप अपनी बात रख सकते हैं, यू कैन टॉक. नो शेयरिंग. सब लोग बस ऐसे ही ऑनलाइन मीटिंग में चुपचाप बात सुनेंगे, चले जाएंगे. साक्षी गोलब, योगिनी मैम, राहुल, प्रशांत मगरे, नीलेश लोहार जी, मिलिंद वाणी, महेश सूर्यवंशी, गौरव ठाकरे, भूषण माली जी, दीप चौहान, कोई भी बात कर सकता है. एनीवन कैन अनम्यूट. अपने आप को अनम्यूट कीजिए और फिर बात कीजिए. ओके, आई थिंक शायद अनम्यूट करने में इशू आ रहा होगा, कोई बात नहीं है. सर 2-3 की लर्निंग जो मुझे समझ में आई एज ए पार्टिसिपेंट, वो ये है कि पहला तो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो जो एक कपल था उसको कन्विंस करने के लिए 7.5-8 महीना लगा. अलका, मैं आपको अनम्यूट यहाँ से नहीं कर पा रहा हूँ, आपको अनम्यूट करना होगा, और या फिर आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो. आपका कुछ क्वेरी है तो या आप कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं, यू कैन राइट इन अ चैट बॉक्स. आप अनम्यूट. I want to summarize something. Yeah. Normally, मैं दिव्या के जब भी videos देखती हूँ, I really feel like so inspired
कि एक नॉर्मल नॉर्मल इंसान भी उसके हार्डवर्क, उसके डेडिकेशन, उसके एफर्ट से कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है इन द सोसाइटी। पर ये पर्टिकुलर वीडियो जो आपने बताया, आई फील दैट कि नॉर्मली इंश्योरेंस एडवाइजर इज ऑलवेज टॉक अबाउट डेथ क्लेम, ऑलवेज टॉक अबाउट डेथ कवर, ऑलवेज टॉक अबाउट कि मरने के बाद फैमिली की सिक्योरिटी पे बात करते हैं। बट इन दिस वीडियो दिव्या टॉक्ड अबाउट इट्स व्हाट अबाउट सर्वाइवल, जिंदा रहने के बाद की कहानी क्या है। तो Right. there's so many messages in this video. The first is like कि survival in unplanned survival benefit और retirement related जो issues होते हैं वो। दूसरा, इस वीडियो में एक फैमिली का शेयरिंग उन्होंने किया था कि जब वाइफ की इनकम रुक जाती है तो व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट टुवर्ड्स अ फैमिली। तो आज जो महंगाई बढ़ रही है, डुअल इनकम के इश्यूज है, और जब एक ही इंसान कमाने लग जाता है तो उसका फैमिली इम्पैक्ट क्या होता है। देन शी टॉक्ड अबाउट सर्विसिंग एंड क्लाइंट एंगेजमेंट कितना क्रूशियल है। ओके, शी सेड दैट कि इट्स नॉट ओनली कि बस पॉलिसी प्रीमियम और रिन्यूअल इकट्ठा किया, मतलब वो पॉलिसी को कंटिन्यूशन रखने के पीछे वो जो एफर्ट्स एक इंश्योरेंस एडवाइजर लेता है एज अ प्रोफेशनल, वो मैसेज इस वीडियो से क्लियरली आया। तो अगर इस वीडियो को 2-3 बार देखे, वी रियलाइज कि व्हाट काइंड ऑफ रोल वी कैरी एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर, एंड इट्स अमेजिंग। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट वीडियो। थैंक्स हर्षद। मैं अपनी भी उदय सर वांट टू से समथिंग, शायद Yeah, उन्होंने अनम्यूट किया था। या उदय सर वेलकम। तो हर्षद अनम्यूट करने का प्रोसेस बता हेलो। दो। या उदय जी बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग। नहीं, मैं ज्वाइन हुआ अभी, इसलिए वो ये हुआ था। कोई बात नहीं, आपको आवाज आ रहा है ना यस क्लियर? यस, थैंक यू। यस सर, यस सर, थैंक यू महेश सर। बात कर सकता हूँ? हाँ बोलिए। अरे बिल्कुल सर, आप लोगों को ही बात करनी है, बोलिए। एक्चुअली जैसे हर्षल मैडम ने अच्छे तरीके से कवर किया उस पॉइंट को, बट आई फील दैट इवन इफ दिव्या जी वर्क फॉर 7 मीटिंग्स और 7 months शी सेड, Right. सो ऐसे नहीं है कि भाई कॉल कितना लेट चलता है उसके बावजूद आपको रिटर्न भी आते हैं, और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस किस लेवल तक हमें देनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट वीडियो। थैंक यू महेश जी फॉर शेयरिंग दैट। एक्चुअली मैं वही पॉइंट हाईलाइट करना चाहता था, अपार्ट फ्रॉम हर्षल का जो शेयरिंग है। इससे पहले भी एक शेयरिंग हुआ था कि आप देखो दिव्या तुष्नियाल इतना बड़ा नाम है, एशिया की नंबर 1 एडवाइजर है, इसके बाद भी उसको 7-7, 8-8 महीना लगा फॉलोअप करने में, उसने गिव अप नहीं किया। सो अगर मैं इस इंडस्ट्री में नया हूं, मुझे 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, 6 महीना हुआ है, 1 साल हुआ है, 6 साल हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाऊंगा तो लोग मेरी बात को तुरंत मान जाएंगे। हमको उनको समझना पड़ेगा, उनके इश्यूज को समझना पड़ेगा और उनके साथ रिकनेक्ट करना पड़ेगा बार बार, तब कहीं जाके कुछ समय के बाद में वो लोग शायद एक्शन लेंगे। पहला की लर्निंग है। दूसरा, अब उसमें की लर्निंग एक और जो था वो ये था कि वो सरेंडर करना चाहता था, बट समहाउ दिव्या ने उनको बार बार कपल को, हस्बैंड वाइफ को इस बात के लिए तैयार किया कि उनको पॉलिसी सरेंडर नहीं करना चाहिए। और फाइनली रिटायरमेंट के बाद में उनको जो पैसा मिलने वाला था दैट वाज 123% ऑफ प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम, और वो लाइफ लॉन्ग मिलने वाला है, गारंटीड मिलने वाला है, टैक्स फ्री मिलने वाला है। तो इतना अच्छा उस प्रोडक्ट के अंदर अगर खूबी है, और अगर दिव्या तुष्नियाल ने उनको रोका नहीं होता सरेंडर करने से, तो शायद वो पॉलिसी सरेंडर हुई होती, वो जो सारे बेनिफिट्स हैं वो उनको नहीं मिल पाते। तो ये बहुत 3-3.5 मिनट के वीडियो में बहुत सारी लर्निंग्स हैं जो हमको बताती हैं एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर, हमारा रोल क्या है और हमको किस तरीके से काम करना चाहिए। तो अपनी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, और मैं आज का जो प्रेजेंटेशन है, सेल्स डिस्कशन कैसे स्टार्ट किया जाता है, आपके साथ में शेयर करता हूं। और उस प्रेजेंटेशन में हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे, देखेंगे कि ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को यूज करके हम कैसे अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकते हैं। तो आई एम शेयरिंग दिस प्रेजेंटेशन विद यू। जस्ट गिव मी अ सेक। सो आपको दिख रहा है अभी प्रेजेंटेशन मेरा? कोई भी कंफर्म कर सकता है? यस सर। ओके, परफेक्ट। सो हाउ टू ओपन ए सेल्स डिस्कशन, कैसे अपनी बात रखी जाए। आगे बढ़ते हैं। सो सवाल शुरू होता है सबसे पहले कि हम लोग पैसा क्यों कमाते हैं। अब यहां पर आंसर ऑलरेडी लिखे हुए हैं।
सो पहला वाला जो पॉइंट है उसको आप इग्नोर कीजिए, वो प्री इंस्पेक्शन नहीं है, वो सैलरी है, टाइपो एरर है। हाउ डू वी अर्न मनी, सॉरी, हम पैसा कैसे कमाते हैं? तो पहला है सैलरी, फिर है बिजनेस इनकम, इन्वेस्टमेंट, अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से भी पैसा आता है, कंसल्टेशन है, एग्रीकल्चर है और अदर। तो ये अलग अलग सोर्सेज हैं पैसा कमाने के। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, दिस इज सैलरी जो इंडिया में बहुत कॉमन है, फिर इसके बाद लोग बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेंटेड इनकम आती है, एग्रीकल्चर इनकम आती है, जो प्रोफेशनल्स हैं वो कंसल्टेशन करते हैं, जैसे आप लोग प्रोफेशनल है, आप लोग कंसल्टेशन करेंगे और आप लोग पैसा आप कमाएंगे। अब सवाल ये आता है कि हम लोग पैसा क्यों कमाते हैं? एनीवन कैन आंसर दिस? हम पैसा क्यों कमाते हैं? टू सर्वाइव। टू सर्वाइव, वेरी गुड। सो सिर्फ सर्वाइव है या उसके आगे भी कुछ है? सर्वाइवल तो जरूरी है। जब हम लोग आदिवासी होते थे आज से हजारों साल पहले, तब भी सर्वाइव कर लेते थे बिना पैसे के लोग, और आज भी तो फुलफिल द नीड्स कह सकते हैं, जो हमारी आज की जरूरतें हैं। दैट्स नॉट ओनली सर्वाइवल, जो जरूरत है जैसे चाइल्ड एजुकेशन, भाई माता पिताओं का साथ रहते हैं उनका भी अगर ये है, टेक केयर है। राइट महेश जी, सो थैंक यू फॉर दोज इनपुट्स। आपको समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी समझना पड़ेगी, आपको कस्टमर की साइकोलॉजी समझना पड़ेगी, और आपको थोड़ा बेसिक चीजें समझना पड़ेगी। इसके बाद फिर हम सेलिंग के ऊपर जाएंगे। तो भैया आज भी पूरी दुनिया में ऐसे कई कबीले हैं जो जंगल में रहते हैं और उनका अपना एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में वो लोग सरवाइव करते हैं, बिना पैसे के सरवाइव करते हैं। तो पैसा जरूर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। फिर दूसरा महेश जी ने जो बोला, कुछ और भी जरूरतें होती हैं, लाइक लिविंग स्टैंडर्ड हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, फैमिली हो सकता है, मल्टीपल थिंग्स। सो आगे इस बात को हम बढ़ाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, व्हाई डू वी अर्न मनी। तो इसको अगर मैं सिंपल तरीके से अगर आपको समझाऊंगा तो ये पिरामिड है। ये पिरामिड बोलता है, पहले होती है डेली नीड, हमारी रोज की आवश्यकताएं, और हमारी रोज की आवश्यकताएं क्या क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। इसमें आप और भी बहुत सारी जरूरतों को ऐड कर सकते हो जिसके बिना हम नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया है अभी आज की डेट में। ट्रांसपोर्टेशन बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया है आज की डेट में, राइट। तो समय समय के साथ में ये डेली नीड्स जो होती है चेंज होती रहती हैं। पहले एक जमाने में सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान होता था, इसमें अब आप शिक्षा को ऐड कर दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन को ऐड कर दीजिए, कम्युनिकेशन को कर दीजिए, और भी काफी सारी चीजें हैं जो हमको लगती हैं। इसके लिए हमको पैसा चाहिए। और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म गोल्स। तो कोई मुझे बताएगा शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं अपार्ट फ्रॉम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा? किस तरह के? आप लोगों के भी होंगे, मेरे भी हैं, हम सब लोगों के शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। तो कोई भी गोल जो 3 साल के अंदर का है उसको हम शॉर्ट टर्म गोल बोल सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर का जो गोल है हम उसको कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल। तो क्या होते हैं सामान्यतः शॉर्ट टर्म गोल्स? आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है? एनीवन कैन शेयर। अगले 1 साल में कुछ लेना है किसी को? कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है? क्या क्वेश्चन जी? फॉरेन टूर। सुपर। कहाँ जाने का सोचा है आपने? यूरोप जाना चाहते हैं। सुपर, गुड लक। हाँ, तो भूषण जी ने बोला कि भाई मुझे फॉरेन टूर जाना है, यूरोप मुझे जाना है, तो डेफिनेटली एक एग्जांपल है। कुछ लोगों को शायद नया फोन लेना होगा, आईफोन लेना होगा, या दूसरा कोई फोन लेना होगा। किसी को शायद कार लेनी होगी, बाइक लेनी होगी, या किसी को कुछ और लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को अपना मैरिज एनिवर्सरी आ रहा है या कोई सेलिब्रेशन है, उसके लिए कुछ को जरूरत है। तो ऐसा कोई भी गोल 1 से 3 साल के अंदर जिसको आपको पूरा करना है, आप उसको शॉर्ट टर्म गोल्स बोल सकते हैं। फिर आता है मिड टर्म गोल, मतलब 3 साल के ऊपर का ले लो आप, तो 3 साल से लेकर 10 साल तक के आसपास का मिड टर्म गोल्स। तो लाइक बच्चों का उच्च शिक्षा हो गया, शादियां हो गई, घर खरीदना हो गया, और
कार खरीदना हो गया, तो ये नॉर्मली मिड टर्म गोल्स होते हैं। और इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म गोल। तो लॉन्ग टर्म गोल के अंदर लाइक रिटायरमेंट हो गया, सेवानिवृत्ति हो गया, संपत्ति निर्माण हो गया। हर परिवार का, हर इंसान का सपना होता है कि वो संपत्ति का निर्माण करे। संपत्ति का मतलब सिर्फ यहाँ पर मकान या प्रॉपर्टी नहीं है। संपत्ति का मतलब होता है मकान प्रॉपर्टी के अलावा फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट करना, जिनको मैं लीगेसी की तरह अपने परिवार को देकर जाऊं। हर इंसान का सपना होता है। आप में से काफी सारे लोग होंगे शायद जिनको फाइनेंशियल एसेट्स या प्रॉपर्टी अपने परिवार से, मतलब अपने पूर्वज से नहीं मिली होंगी, आप क्रिएट कर रहे होंगे अपने परिवार के लिए। उसी तरह आपका जो कस्टमर है उसके भी मन में इच्छा होगी कि वो भी संपत्ति का निर्माण करे अपने परिवार के लिए। तो ये आप कह सकते हो कि ये जो हम पैसा कमाते हैं, उस पैसे से ये सारी जरूरतों को हम पूरा करते हैं, जिनमें डेली नीड्स आ गया, शॉर्ट टर्म गोल्स आ गया, मिड टर्म गोल्स आ गया, लॉन्ग टर्म गोल्स आ गया। तो इसमें कुछ पैसा खर्चा होता है, कुछ पैसे को हम लोग सेव करते हैं। आगे की स्लाइड में मैं इसको डिटेल में कवर करूंगा। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो भी लक्ष्य हैं जो मैंने प्राप्त स्लाइड में देखे, लाइक आपका मिड टर्म गोल हो गया, लॉन्ग टर्म गोल हो गया, सेवानिवृत्ति, संपत्ति निर्माण, या अभी माली जी ने कहा कि उनको यूरोप टूर पे जाना है, तो उसके लिए मुझे पैसे की बचत करनी पड़ेगी, सेविंग्स करनी पड़ेगी मुझे, या मुझे शायद निवेश करना पड़ेगा। तो अब मैं पहले स्टार्ट करता हूं सेविंग से, कि सेविंग का फॉर्मूला क्या है। सो हाउ डू वी सेव मनी। पूरे हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं या पूरे दुनिया की अगर मैं बात करूं, नॉर्मली लोग पैसा कैसे बचाते हैं। एक इनकम होती है, या तो जो इनकम उनको हमने देखा सैलरी से आ रही होगी, या फिर बिजनेस से आ रही होगी, या रेंटेड होगी। ओवरऑल जो इनकी इनकम होती है, उस इनकम में से अपने खर्चों को माइनस करते हैं। तो लेट्स से एन एग्जांपल, 1 लाख रुपए की इनकम है जो अलग अलग सोर्सेज से आ रही है, और उसमें से 80,000 रुपया मेरा ये महीना खर्चा हो गया। इसके बाद 20,000 रुपया जो बचता है, वो 20,000 रुपया मैं सेविंग्स करता हूँ। वो 20,000 रुपया शायद बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट में होगा, या कहीं और पे शायद मैंने सेविंग किया होगा। नॉर्मली बैंक सेविंग अकाउंट में ही वो पैसा होता है, या फिर घर पर भी कुछ लोग लिक्विड कैश रखते हैं। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से मैक्सिमम लोग सेविंग्स करते हैं, और ये फॉर्मूले से सेविंग्स करना बहुत मुश्किल है। इसलिए स्ट्रिक्टली नो फॉर्मूला है। एक एग्जांपल लेके बताता हूं। मैंने बताया 1 लाख मेरी इनकम है, 80,000 खर्चा किया, 20,000 सेविंग हुआ। अगले महीने 1 लाख में से 90,000 खर्चा हो गया, 10,000 सेविंग हुआ। तीसरा महीना ऐसा हुआ, कुछ ओवर एक्सपेंसेस आ गए, 1 लाख रुपए की जगह 1,10,000 खर्चा हो गया, कोई सेविंग नहीं हुआ। घर पे जो पैसा रखा था उसमें से भी 10,000 रुपया मेरा खर्च हो गया। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न के हिसाब से अगर मैं सेविंग्स करता हूं, या मेरा कस्टमर सेविंग्स करता है, तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। पैसा कमाता हूं, खर्चा करता हूं, सेविंग करता हूं, यही पैटर्न है मैक्सिमम लोगों का। तो अगर इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं हम, तो उसका साइड इफेक्ट नेगेटिव कैसे हो सकता है। साइड इफेक्ट कैसे, मतलब कहीं ना कहीं मुझे प्रभावित करेगा ये। नेगेटिव यानी सर इसमें कोई भी उसका गोल नहीं होगा, और जितना बचेगा वो बचेगा, अगर नहीं तो नहीं, यानी कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं रहेगा। इसलिए कुछ भी प्लान नहीं कर सकते इस पैटर्न से। परफेक्ट। सो प्रशांत, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। इसका मतलब ये है कि ये सब भगवान भरोसे चल रहा है कि जिस महीना सेविंग होगी उस महीना सेविंग करूंगा, जिस महीना सेविंग नहीं होगी सेविंग नहीं करूंगा। तो मेरा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, या अगर मैं पहुंचूंगा भी तो उसके अंदर कुछ कमी रह जाएगी, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो मुझे सेविंग करनी चाहिए थी, जो मुझे बचत करनी चाहिए थी, वो बचत मैंने उतनी नहीं की। तो मेरा जो लक्ष्य है, लक्ष्य शायद मैं थोड़ा दूर रहूंगा। MS फिंसर, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं सर। सर महेश ही बात कर रहा हूँ, मैंने दूसरे लॉगिन आईडी से जा रहा हूँ। कोई बात नहीं। तो मेरा सवाल ये, मतलब कहने का ये था कि वो हर बार सर्वाइवल मोड में ही रहेंगे, मतलब हाँ। ये मतलब वो कभी भी एक लेवल क्रॉस करके नहीं जाएंगे, और सर्वाइवल मोड में रहेंगे। तो आपने थोड़ी देर पहले जो कहा वही हो सकता है, जैसे दिव्या जी ने भी जो अभी बात कही, वो चीज भी इनके साथ घट सकती है। राइट। सो बहुत अच्छी बात बोली आपने महेश जी। सर्वाइवल मोड, इसका एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा काफी सारे, पूना में काफी है ये, पूना में काफी एरिया में आपने देखा होगा वाटर टैंकर से पानी आता है।
आता है ना। और वाटर टैंकर से पानी आता है, काफी सारे लोग हैं अपना बाल्टी लेके बर्तन लेके वहां पर खड़े रहते हैं और उनको जो पानी लगता है, मतलब उनको एक टब पानी चाहिए, 2 टब पानी चाहिए, जितना पानी चाहिए होता है उतना पानी ले लेते हैं और वो उसको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट डे फिर वही कहानी है, उसके नेक्स्ट डे वही कहानी है, और किसी दिन स्कैरसिटी हो गया, वाटर टैंकर नहीं आया तो पानी नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल बात करो, ऐसे ही होता है ना। तो सेविंग्स का जो मैंने फॉर्मूला बताया है वैसा ही है जो महेश जी ने बोला, यहां पर डेली गड्ढा खोदो, रोज पानी पियो, और जिस दिन पानी नहीं आएगा उस दिन सूखा रहेगा। इसका मतलब यह है कि मैंने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया था उस तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ये जो तरीका है सेविंग्स करने का, ये अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है। एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर मुझे चेक करना चाहिए क्या मैं इस फॉर्मूले से सेविंग्स कर रहा हूं। अगर कर रहा हूं तो सबसे पहले मुझे इसको करेक्ट करना चाहिए, और इसके बाद में डेफिनेटली मैं अपने प्रोस्पेक्ट और कस्टमर को इसके बारे में बात कर सकता हूं। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है आप जो पैसा कमाते हैं उस पैसे में से पहले सेविंग्स कीजिए और उसके बाद में खर्चा कीजिए। तो सेम एग्जांपल है, लाख रुपए की इनकम हुई, लाख रुपए की इनकम में से मैंने टारगेट किया है कि मैं 30,000 रुपया महीना सेव करूंगा, तो 30,000 रुपीज में सेव कर लेता हूं। बाकी का जो पैसा है 70,000 रुपया, उस पैसे से मैं अपने घर को मैनेज करता हूं। इस तरीके से अगर मैं टारगेट लेके चलता हूं तो निश्चित तौर पे हर महीना 30,000 हो सकता है। एक आध महीना कभी ऐसा हो कि थोड़ा कम हो जाएगा, किसी महीना ज्यादा भी होगा, बट डेफिनेटली चांसेस आर वेरी हाई कि आपने जो लक्ष्य डिसाइड किया है आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आसपास तो पहुंच ही जाएंगे, या हो सकता है लक्ष्य से आप आगे भी निकल जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है। सेविंग्स में सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि पर मंथ मुझे कितनी सेविंग करनी है, और ये एग्जाम्पल आपको अगर आपको अपने ही घर में मिल जाएगा। आपके घर में आप फीमेल्स को देखिए, आप वाइफ को देखिए, बहन को देखिए, माँ को देखिए, जब हम उनको पैसा देते हैं वो उस पैसे से घर को मैनेज करती हैं, और उसमें से पहला एक अमाउंट होता है जिसको वो सेव करती हैं। सेविंग करने के बाद जो अमाउंट बचता है उससे वो घर को चलाती हैं। आई थिंक ये हमारे घर घर की कहानी है, वी कैन लर्न फ्रॉम फीमेल्स। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं कि भाई हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि लोग पैसा क्यों कमाते हैं, पैसे को कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है। अब उसको यहाँ पर मैंने फाइनेंशियल पिरामिड के थ्रू बताने का कोशिश किया है। तो अगर आप किसी के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये जो भी प्रेजेंटेशन के अंदर मैं बातचीत आपके साथ कर रहा हूँ, अब ये सारी बातचीत आप कस्टमर के साथ में, प्रोस्पेक्ट के साथ में कर सकते हैं। तो आप ये कागज के ऊपर पेन से एक फाइनेंशियल पिरामिड ड्रॉ कर सकते हैं। मैं पुराना वाला पिरामिड दिखाता हूं आपको। तो आप ये पिरामिड ड्रॉ कर सकते हैं। आप कहीं बैठे हुए हैं, आपके पास में पेन है, एक कागज लीजिए, इसको टिश्यू पेपर एक्टिविटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में, होटल में, वहां एक टिश्यू पेपर है, उसको लिया, उस पर आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया, आपने बताया कि भैया डेली नीड क्या होता है, डेली नीड में क्या क्या जरूरतें होती हैं। आप इंटरैक्टिव रखिए, आप लोगों से सवाल कीजिए, फिर मिड टर्म गोल्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं। एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप सेविंग्स की बात कीजिए, फिर आप उसके बाद फाइनेंशियल पिरामिड की बात कीजिए। तो फाइनेंशियल पिरामिड के अंदर सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग का जो हिस्सा होता है, आप ऐसा समझिए ये पिरामिड नहीं है, ये आपकी बिल्डिंग है, या आपका फाइनेंशियल बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग को अगर मुझे मजबूती देनी है, मुझे इसको खड़ा रखना है, तो मुझे इसका जो आधार है सबसे पहले उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर इसका स्ट्रॉन्ग आधार नहीं है तो निश्चित तौर पे ये जो बिल्डिंग है, ये जो पिरामिड है, आपने इजिप्ट की पिरामिड देखे होंगे जो हजारों वर्षों से खड़े हुए हैं, निश्चित तौर पे वो गिर जाएगा। सो मुझे अगर प्रोटेक्शन करना है तो मुझे किन किन बातों का प्रोटेक्शन करना है? तो सबसे पहले मुझको अपने खर्चों का प्रोटेक्शन करना है। तो हम लोगों ने यहां पर देखा था खर्चे मतलब ये रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये तो चाहिए ही चाहिए मेरे को सर्वाइवल के लिए। तो ये सबका प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। एक्सपेंसेस और क्या करना चाहिए? इनकम का। अगर मैंने एक्सपेंसेस को प्रोटेक्ट कर लिया है, रूल नंबर 1, सबसे पहले मुझे देखना है घर चलाने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, और वो पैसा मेरे पास आता रहे। अगर भगवान न करे, खुदा ना खास्ता कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो वो पैसा मेरे परिवार के पास में आता रहे, क्या मैंने उसका इंतजाम किया है। अगर ये कर लिया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, फिर मुझे अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सेम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरी इनकम है 1 लाख रुपया महीना,
और मेरे खर्चे हैं 80,000 रुपए महीना, तो मैंने शुरुआत कैसे की? एक्सपेंसेस से। तो पहले मैं 80,000 रुपए महीने की जुगाड़ करूंगा, 80,000 को मैं कहीं ना कहीं सिक्योर करूंगा, ताकि अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो 80,000 रुपया परिवार को मिलता जाए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। एक बार ये प्रोटेक्शन हो गया तो फिर आप अगली बार उसी कस्टमर से बात कर सकते हो अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करने के बारे में, कि भैया आपकी इनकम तो भी लाख रुपया है, आपने एक्सपेंसेस का प्रोटेक्शन किया है बट आपने इनकम का नहीं किया है, और जो फाइनेंशियल लॉस होने वाला है वो एक्सपेंसेस का नहीं होने वाला है, इनकम का होने वाला है। ये पॉइंट आपको मैं दोबारा से बोलता हूं, परिवार में जो कमाने वाला व्यक्ति है अगर वो नहीं रहता है तो जो परिवार को फाइनेंशियल लॉस होता है वो फाइनेंशियल लॉस खर्चों का नहीं होता है, वो फाइनेंशियल लॉस इनकम का होता है। तो फॉर एग्जांपल ये व्यक्ति 1 लाख रुपए प्रति माह कमा रहा है तो साल में कमा रहा है 12 लाख रुपया, तो अगर वो व्यक्ति नहीं रहेगा तो 12 लाख रुपया साल का फैमिली को फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, इसलिए इनकम को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो शुरुआत करेंगे एक्सपेंसेस से, फिर जाएंगे इनकम के ऊपर। ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 3, एक बार मैंने अपनी इनकम एक्सपेंस को प्रोटेक्ट कर लिया, मैंने अपनी इनकम को प्रोटेक्ट कर लिया, तो एक्सपेंसेस के बाद में आता है लोन्स। तो जितने भी कर्जे हैं, चाहे वो मैंने बैंक से लिए हों, चाहे वो मैंने दोस्तों से लिए हों, चाहे वो मैंने रिश्तेदार से लिए हों, वो सारे लोन्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहता है और उसके ऊपर एक 30 लाख का अगर आउटस्टैंडिंग लोन है तो वो 30 लाख रुपए की भरपाई उसके परिवार को करनी होगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। और इसके बाद में आता है हेल्थ। आज के डेट में हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और आपने देखा कोविड आने के बाद में पूरे जीवन की जो कमाई थी लोगों की, वो अपने हेल्थ का अगर कोई रिस्क ट्रिगर हो गया है, सो मेडिकल एक्सपेंसेस में पूरी जमा पूंजी चली गई, प्रॉपर्टियां बिक गई, तो निश्चित तौर पे ये एक रिस्क है जिसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है स्पेशल गोल्स। आपके अलग अलग गोल्स होते हैं, लाइक बच्चों का एजुकेशन हो सकता है, बच्चों का मैरिज हो सकता है, आप अपने बाद में अपनी वाइफ का रिटायरमेंट प्लानिंग करने चाहते हो। तो जितने भी गोल हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा पायलट बने, पायलट बनने के लिए 50 लाख रुपए का खर्चा है आज की डेट में। जब पायलट बनने के लिए वो जाएगा, इन्फ्लेशन के कारण वो वैल्यू हो जाएगी 80 लाख रुपया, तो क्या वो 80 लाख रुपए का जो गोल है उसको मैंने प्रोटेक्ट किया है? क्योंकि वो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट मैं करने वाला हूं, और अगर मैं नहीं रहूंगा तो वो 80 लाख रुपया मेरे बच्चे को मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे जो भी गोल हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, आप प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में आता है अदर एसेट्स। अदर एसेट्स का मतलब ये कि जितने भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं जिनकी फाइनेंशियल वैल्यू है, उदाहरण के तौर पे मैं ये लैपटॉप के साथ मीटिंग कर रहा हूं, इस लैपटॉप की वैल्यू 40,000 रुपया है, तो अगर ये चोरी चला जाएगा या इसके अंदर टूट फूट हो जाएगी तो निश्चित रूप से मुझे एक नुकसान होगा, तो मुझे इसको फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहिए, मुझे इसके बदले में इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो आपका जो भी एसेट है, चाहे आपका घर हो सकता है, आपकी दुकान हो सकती है, दुकान के अंदर का सामान हो सकता है, आपकी कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, एनीथिंग विच हैज ए फाइनेंशियल वैल्यू, उसका प्रोटेक्शन जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें हानि होती है तो आपको अपने सेविंग्स में से पैसा निकाल के उस हानि की भरपाई करनी होगी। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये कस्टमर के सामने, प्रोस्पेक्ट के सामने कैसे रखना है अगली स्लाइड में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर आता है सेविंग। तो प्रोटेक्शन अगले से काम नहीं चलने वाला। अगर एग्जांपल के लिए मुझे 50 लाख 80 लाख रुपए चाहिए, बेटे को पायलट बनाना है, बेटे को पायलट बनाने के लिए मेरे पास में अभी जो समय है वो 7 साल का समय, 7 साल में मुझे उतना पैसा बचाना पड़ेगा। तो सेविंग्स काय के लिए मुझे चाहिए? इमरजेंसीज के लिए चाहिए, कि कोई अगर इमरजेंसी आ गई, कोई क्राइसिस आ गया, तो मेरे पास में एक लिक्विड कैश होना चाहिए, और वो लिक्विड कैश मुझे सेविंग से मिलता है। उसके अलावा दूसरा कोई लक्ष्य है, शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल के लिए मैं बाद में आता हूं। शॉर्ट टर्म गोल है तो उसके लिए भी सेविंग्स की जरूरत है। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में एक छोटा सा अंतर है। कोई शेयर करना चाहेगा कि बचत और निवेश में क्या अंतर है? बचत और निवेश में अगर मुझे डिफाइन करना है, क्योंकि 90% लोग जिनके साथ आप बात करोगे उनको ये शायद डिफरेंस पता नहीं होगा, तो एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपको एडवाइस देनी है उनको, तो क्या एडवाइस होगी? या उदय सर, यू कैन टॉक। गुड मॉर्निंग सर। बचत जो इन्फ्लेशन के हिसाब से देता है रिटर्न एज पर इन्फ्लेशन, उसके सेविंग्स करते हैं, और जो अबव 4 to 5% देते हैं अबव एन इन्फ्लेशन, उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स। एंड सेविंग में पीपीएफ, लाइक एंडोमेंट पॉलिसी,
बैंक FD, पोस्ट RD and post investments. Thank you. ओके, थैंक यू सो मच. सो जो उदय सर का पॉइंट है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो इन्फ्लेशन को बीट करके रिटर्न देता है, महंगाई को जो बीट करके रिटर्न देता है वो इन्वेस्टमेंट में होता है. जो महंगाई के साथ साथ चलता है सेविंग्स कहलाता है, लाइक आपका RD हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, बैंक FD हो गया, एंडोमेंट पॉलिसीज हो गई, सेविंग में आता है. और हिंदुस्तान में काफी सारे लोग सेविंग में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं. इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो महंगाई के ऊपर मुझे रिटर्न देता है. उदाहरण के तौर पे महंगाई 7% है, तो अगर ऐसा प्रोडक्ट है मेरे पास जो मुझे 9% का रिटर्न देता है, तो 9 में से 7 को मैंने माइनस कर दिया, तो जो 2% आ रहा है रिटर्न एक्स्ट्रा, तो वो प्लस में आ रहा है, माइनस में नहीं आ रहा है. सो इस तरह की जो कैटेगरी होती है उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. तो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट ले सकते हैं, आप यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी बोल सकते हैं, आप रियल एस्टेट में भी कई बार कर सकते हैं, डिपेंड किस तरह का रियल एस्टेट में है, म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, ये सारे प्रोडक्ट. इंश्योरेंस में यूलिप जो प्रोडक्ट है जिसके अंदर मार्केट लिंक रिटर्न्स होते हैं, आप उसको इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में रख सकते हैं. तो इन्वेस्टमेंट क्यों करता है व्यक्ति? वेल्थ क्रिएशन के लिए करता है, रिटायरमेंट के लिए करता है, या अपने दूसरे किसी गोल के लिए करता है, संपत्ति का निर्माण करना चाहता है अपने परिवार के लिए, या दूसरा कोई लक्ष्य भी उसका हो सकता है. आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा. अब यहां पर मेरा सजेशन है, अगर आपके पास में नोट पैड है, आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल से फोटो ले लीजिए. यहां पर कुछ 10-11 क्वेश्चन हैं, ये आपको पूछने हैं बातों बातों में. मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि बातों बातों में मुझे अपनी बात कैसे रखनी है, उसको रखने के लिए तरीका मैंने क्या बताया? पिरामिड बताया. मैंने आपको 2 पिरामिड बताए. पहला पिरामिड मैंने आपको बताया लोग पैसा क्यों कमाते हैं. फिर मैंने आपको बताया सेविंग्स करने का फॉर्मूला क्या है. तीसरा मैंने आपको बताया फाइनेंशियल पिरामिड क्या होता है, प्रोटेक्शन क्या होता है, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है. एक बार आपने फाइनेंशियल पिरामिड बता दिया, फिर आप उसके बाद ये सवाल अपने प्रोस्पेक्ट से कर सकते हैं बातों बातों में. तो पहला सवाल आपको क्या करना है, हैव यू प्रोटेक्टेड योर मंथली एक्सपेंसेस. भाई साहब आपने आपके जो घर के खर्चे आपने बताया 50,000 रुपए महीने के खर्चे हैं, 30,000 के खर्चे, वॉट एवर जो भी अमाउंट है, ये खर्चे हर हालत में आपके परिवार को मिलते रहें, क्या आपने इसका इंतजाम किया है? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया. प्रशांत, या यू वांट टू से समथिंग? ओवर टू यू. प्रशांत को मकुल. यस सर, वो वही मैं बताना चाहता था कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में बेसिकली डिफरेंस ये है कि अगर मैं कुछ सेविंग करूंगा और अगले साल वो सेविंग की जो भी ग्रोथ रहेगी वो नॉर्मली 3%, 4% से बढ़ेगी, यानी मैं वो मेरी जो सेविंग्स है वो सेविंग अकाउंट में बैंक के में रखूंगा या फिर किसी RD में इन्वेस्ट करूंगा या ऐसे कहीं पे रख दूंगा कि जो 3%, 4%, 5% के ऊपर मुझे रिटर्न नहीं देगी. दैट इज कॉल्ड सेविंग्स. फिक्स डिपॉजिट भी कह सकते हैं. लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर मैं बोलना चाहूँ तो उसमें मेन फैक्टर जो आता है वो है इन्फ्लेशन, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 5 to 7% से बढ़ रहा है और मेरी इन्वेस्टमेंट अगर मुझे 5 to 6% ही रिटर्न दे रही है, सो इट इज नॉट कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट अगर मैं बोलना चाहूंगा तो मुझे इन्फ्लेशन रेट के ऊपर अगर जो मुझे मिलेगा रिटर्न्स, तो मैं कह सकूंगा कि आई हैव इन्वेस्टेड. दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. राइट. थैंक यू प्रशांत, थैंक यू, वैलिड पॉइंट. सो ये सवाल आप अपने आप से करो. आप सोचो आप खुद एक कस्टमर हो, तो आप अपने आप से ये सवाल करो और इसका आंसर आप नोट करो, हाँ में आता है कि ना में आता है. रिपीट करता हूं, क्या मेरे घर के खर्चे जो भी हैं उतने पैसा मेरे घर के पास हर महीना आता रहेगा? क्या मैंने उसका इंतजाम किया है? आपको पहले शब्द इंतजाम यूज करना है. आप प्रोटेक्टेड भी करना चाहते हो कर सकते हो, क्या मैंने इंतजाम किया है? अगर आंसर इज नो, आगे उसको कैसे प्रोसेस करना है हम देखेंगे. इन मोस्टली केसेस जिसके साथ आप ये बातचीत कर रहे हैं आंसर नो में ही आने वाला है. फिर दूसरा सवाल करना है, क्या मैंने अपनी इनकम को प्रोटेक्ट किया है? क्या आपने अपनी इनकम को प्रोटेक्ट किया है? खर्चों पे आपने बताया खर्चे नहीं किए, तो जिस आदमी ने खर्चे का आंसर नो में दिया है ऑब्वियसली उसका इनकम नो में ही आने वाला है. सेम एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख की इनकम है, 80,000 के एक्सपेंसेस हैं. जिसने 80,000 के एक्सपेंसेस को ही अगर प्रोटेक्ट नहीं किया है तो 1 लाख रुपए की इनकम तो नहीं की होगी, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर भी आंसर नो में ही आने वाला है. फिर तीसरा सवाल है, हैव यू प्रोटेक्टेड योर ऑल लोन्स? क्या
पहले पूछ लो, आप जिससे बातचीत कर रहे हो बातों बातों में पूछ लो क्या कोई लोन्स हैं। अब काफी बार क्या होता है, लोन का मतलब समझते हैं लोग बैंक से लिया हुआ लोन, जो आपस में हम लोग दोस्तों से लेते हैं, रिलेटिव से लेते हैं, साहूकार से लेते हैं, काफी बार उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इन्वर्टेड कोमा में लोन मतलब लोन किसी भी प्रकार का लोन। तो क्या लोन्स को प्रोटेक्ट किया है, तो काफी बार आप जिससे बात कर रहे हो आपको बोल देगा यार ये लोन प्रोटेक्ट करना समझ में नहीं आया। तो लोन प्रोटेक्शन का मतलब बड़ा सिंपल है, कल को अगर मैं नहीं रहता हूं तो ये लोन की भरपाई मेरे परिवार को ना करना पड़े, क्या मैंने इसका इंतजाम किया है। तो फिर आंसर आपको यस नो में जो भी आएगा आप लिख लो वहां पर। फिर है अगला सवाल, हैव यू प्रोटेक्टेड योर ऑल इंपॉर्टेंट गोल्स। जिसके साथ आप बात कर रहे हो थोड़ा बेसिक होमवर्क करके जाओ, आपको पता ही होगा कितने बच्चे हैं, उसके किस एज में है, क्या स्कूलिंग हो रहा है उन लोगों का, ये बंदा जॉब में है, सैलरीड है, प्रोफेशनल है, प्राइवेट जॉब में है, तो उसका रिटायरमेंट का क्या, उसका रिटायरमेंट प्लानिंग उसके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो वहां पर आप पूछ सकते हैं कि आपके जो इंपॉर्टेंट गोल है, बच्चों का नाम लेके बात कर सकते हैं, उनके एजुकेशन का, उनके कैरियर का, रिटायरमेंट का, क्या वो प्रोटेक्टेड है। फिर अगला सवाल, हैव यू प्रोटेक्टेड ऑल योर एसेट्स। क्या जितने भी संपत्तियां हैं, संपत्ति में सबसे बड़ी संपत्ति तो मकान होती है, उसके बाद में दुकान होता है, जो भी संपत्ति जिसकी भी फाइनेंशियल वैल्यू है, क्या आपने उसको प्रोटेक्ट किया है। हिंदुस्तान में आज भी लोग गाड़ी का बीमा इसलिए निकालते हैं कि पुलिस चालान ना काटते, राइट। फिर एक और सवाल है, ये सारे सवाल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं काहे के ऊपर पूछ रहा हूँ, प्रोटेक्शन के ऊपर, राइट। फिर एक और सवाल है, क्या आपने आपका और आपके परिवार का जो हेल्थ रिस्क है उसको प्रोटेक्ट किया है। तो पूछ सकता है कि ये क्या होता है। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल है, आपने देखा बीमारी हो गई, बीमारी में 4 लाख रुपए का खर्चा डॉक्टर ने बता दिया है, तो 4 लाख रुपया जेब से ना देना पड़े, क्या मैंने उसका इंतजाम करके रखा है। सवालों पे ध्यान दीजिए, 4 लाख रुपया मुझे जेब से ना देना पड़े, मुझे सेविंग्स में से ना निकालना पड़े, क्या मैंने उसका इंतजाम किया है। तो ये 6 गोल्डन क्वेश्चंस हैं जो आपको बातों बातों में लोगों से पूछना चाहिए। और मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि ये 6 के 6 सवाल के जो आंसर है वो यस में नहीं आएंगे। आप में से कोई भी अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। हार्डली यू विल फाइंड 2%, 3%, 5% पीपल जो सारे के सारे 6 सवाल का आंसर यस में देंगे। एनीवन कैन शेयर योर व्यूज। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, 5 साल, 10 साल, 7 साल, 3 साल, 2 साल या कुछ महीनों से इंश्योरेंस में हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है। सर ऑलमोस्ट ना के बराबर है सर। राइट। तो प्रशांत आपको कितना साल हो गया। इट्स मोर देन 15 ईयर्स। ओह 15 ईयर्स। 15 ईयर्स में मतलब आप तो हजारों लोगों को मिले होंगे, राइट सर। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है प्रशांत। जो आप बोल रहे हो 15 साल में आप हजारों लोगों को मिले हो और आप बता रहे हो ना के बराबर, दैट मीन्स नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर ये जो मैंने बात आपके सामने रखी है इसका वैलिडेशन भी हो गया है कि यहाँ पर सारे जो सवाल है उनका आंसर यस में नहीं आने वाला है। और इसका मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के ऊपर इस बंदे ने अभी तक काम नहीं किया है, और क्योंकि उसने काम नहीं किया है तो आप उसके साथ आगे डिस्कशन कर सकते हो। फिर 3 सवाल और हैं सेविंग्स के ऊपर, ध्यान से सुनिए, फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हैव यू डन द रिक्वायर्ड सेविंग्स फॉर योर गोल 1। ये आपको पता होना चाहिए गोल 1 क्या है, गोल 2 क्या है, गोल 3 क्या है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है स्पेसिफिकली। जो बेटी है काव्या, आपने सोचा है कि काव्या को डॉक्टर बनाना है। डॉक्टर बनाने का आपने बताया कि जो लगभग कॉस्टिंग है 50 लाख रुपीज है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद में। तो 50 लाख रुपए का जो सेविंग्स है उसका आपने इंतजाम कर लिया है। हैव यू डन रिक्वायर्ड सेविंग्स फॉर गोल 2। जो बेटा है ललित को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते हैं या उसके लिए आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए इतना खर्चा आने वाला है, क्या उतने खर्चे का इंतजाम आपने कर लिया है। Have you done the required savings for your goal 3। आपने बताया कि आपका 1 लाख रुपए, मैंने कहा आज की डेट में इनकम है और रिटायरमेंट पे भी आप चाहते हैं कि आपको 1 लाख का इनकम मिले। हालांकि ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, इसके लिए कैलकुलेशन करना होगा, बट लेट्स डू फॉर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग की उतना पैसे का भी इंतजाम किया है कि नहीं। इन्फ्लेशन आप ऐड करोगे तो वो वैल्यू बहुत होगी। क्या आपको पता है कितना कॉर्पस लगने वाला है ताकि 1 लाख रुपए पर मंथ आपको मिले, उसके लिए आप कितना कॉर्पस लगने वाला है, कितना आपने सेविंग्स किया, क्या आपको पता है। यहाँ पर भी सिचुएशन वही है।
3 में से 2, 1 या तीनों जगह आपको आंसर नो में आने वाला है। और फिर आखिरी में इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पर मैं थोड़ा एक और बात बोलना चाहता हूं, ये सारे क्वेश्चन एक ही आदमी से आपको नहीं पूछने हैं, स्पेशली जो न्यू लाइसेंस एडवाइजर हैं, जिनका एग्जाम होने वाला है, जो परीक्षा देने जाने वाले हैं, आपको सारे सवाल एक बार में नहीं करने हैं। सिर्फ आपको बता रहा हूं कि बातों बातों में अगर आपको किसी की फैक्ट फाइंडिंग करनी हो, आपकी उसको जरूरत समझनी हो, तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं। आप इनमें से 2 सवाल 3 सवाल प्रोटेक्शन के पूछ सकते हैं, 5 सवाल प्रोटेक्शन के पूछ सकते हैं। अगर आप सेविंग्स में जा रहे हैं तो आप सेविंग के बारे में बात कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट की। बट वन गो में अगर आप सब नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ प्रोटेक्शन से शुरू करना चाहते हैं, 5 मिनट की बातचीत करना चाहते हैं, ओनली फोकस ऑन प्रोटेक्शन। आई होप ये पॉइंट सबको समझ में आया, क्योंकि आप अगर 10 सवाल करेंगे तो 10 सवाल में कस्टमर इरिटेट भी हो सकता है, और शायद जो आप बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो बात आपकी आगे ना बढ़े। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 10 क्वेश्चन है, ये सारे सवाल आपको एक ही बार में लोगों से नहीं पूछने, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट में 2 बहुत सुंदर सवाल हैं, आप पूछ सकते हैं, हैव यू डन योर रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टमेंट असेसमेंट? क्या आप किस प्रकार के इंसान है रिस्क लेने के मामले में? हिंदी में अनुवाद करके बोलता हूं, आपकी रिस्क लेने की क्षमता क्या है, क्या इसके बारे में आपको पता है? तो अगर ये जो सवाल है, इस सवाल को कोई एग्जांपल देके समझाना चाहेगा, आपकी रिस्क लेने की क्षमता क्या है, क्या आपको ये पता है एज फार एज इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस इज कंसर्न? अब काफी बार क्या होगा, इसका आंसर लोग नहीं दे पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या सवाल किया है। तो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। नॉर्मली 2 व्हीलर तो सब लोग चलाते ही हैं, राइट? अब 2 व्हीलर में आप देखोगे, आपको 100 सीसी बाइक भी दिखेगा, आपको 500 सीसी बाइक भी दिखेगा, लाइक एनफील्ड बुलेट 350 सीसी भी दिखेगा आपको। सो डिपेंड, कोई बंदा अगर एडवेंचरस है तो वो स्पोर्ट्स बाइक यूज करेगा, 350 सीसी की, 500 सीसी की, 700 सीसी की, क्योंकि उसको एडवेंचर चाहिए, उसको रेस चाहिए, उसको थ्रिल चाहिए, उसको स्पीड चाहिए, उसको माइलेज नहीं देखना है, उसके लिए सेफ्टी कंसर्न नहीं है, उसको क्या चाहिए? थ्रिल चाहिए, स्पीड चाहिए, एडवेंचर चाहिए। तो ऐसे बंदे को अगर मैं 100 सीसी का एक्टिवा दे दूंगा, 125 सीसी का एक्टिवा दे दूंगा, या टीवीएस का कोई बाइक दे दूंगा, तो उसको मजा नहीं आएगा। सिमिलरली उल्टी कहानी है, एक बंदा है या बंदी है, अभी नया नया गाड़ी चलाना सीखी है, और 100 सीसी का बाइक इज मोर कंफर्टेबल, स्कूटी एक गाड़ी होता है जिसमें ज्यादा वजन नहीं होता है, वही हमेशा चलाती है। आप उसको एक गाड़ी दे दोगे जो कि 220 सीसी की बाइक है, विल शी बी कंफर्टेबल इन ड्राइविंग 220 सीसी बाइक? क्या वो उतने कंफर्ट से चला पाएगी जितने कंफर्ट से 100 सीसी की बाइक चला रही थी? तो आंसर इज नो, क्योंकि 100 सीसी वाले का जो गोल है, वो गोल है सेफ्टी मिले मुझे, धीरे धीरे मैं जाऊं, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊं, सेफ्टी के साथ में मुझे माइलेज भी चाहिए, पेट्रोल बहुत महंगा है। तो प्रायोरिटीज अलग हैं, 100 सीसी वाले की प्रायोरिटी अलग है, 350 500 सीसी वाले की प्रायोरिटीज अलग हैं। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। उसी तरह जब इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स की बात करते हैं तो वहां पर चेक करना होता है कि ये जो व्यक्ति है उसका रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, ज्यादा है, मीडियम है या कम है। तो उसके लिए एक टूल होता है, वो टूल आप यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको ओपनिंग द कॉल का क्वेश्चन है, जब आप एक्चुअल में उसके साथ सेल्स कॉल करेंगे तब आप वहां पर टूल यूज कर सकते हैं। वो टूल क्या है, आप अपने सीनियर लीडर से बात कीजिए, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा गोल्डन क्वेश्चन है, हैव यू डाइवर्सिफाइड योर इन्वेस्टमेंट एज पर योर गोल्स? दोबारा से रिपीट करता हूं, हिंदी में बोलता हूं, क्या आपने जो भी निवेश किया है अभी तक अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, क्या आपने उनको डाइवर्सिफाई किया है, अलग अलग जगह आपने डाला है? आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन। मेरे जो लक्ष्य हैं उनके लिए, आपके जो लक्ष्य हैं उनके लिए आपने जो निवेश किया है, क्या वो निवेश आपने डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट में किया है, मतलब अलग अलग जगह पे डाला है? कहीं ऐसा तो नहीं आपने सारा पैसा एक ही जगह निवेश कर दिया हो? तो यहां पर भी आंसर यस और नो में आएगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपने फोटो लिया होगा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनी क्वेश्चंस? ये क्वेश्चन आपको लग रहे हैं दमदार क्वेश्चन लग रहे हैं, बातों बातों में बात बढ़ाने के लिए? यस सर, इट्स वेरी पावरफुल। सो बहुत इजी है, पावरफुल है, लोगों को एंगेज करेंगे, आप अपनी बात को रख पाओगे और आप अपनी बात को आगे बढ़ा पाओगे।
आप अपनी बात को आगे बढ़ा पाओगे। ठीक है, सो आई होप ये आपने फोटो ले लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब जो भी नो आंसर आता है फॉर ऑल दी नोज, तो आपने देखा होगा कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन है। जहां कहीं पर भी नो आता है दैट मींस उस बंदे के फाइनेंशियल पिरामिड में गैप है, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग में गैप है, और उस गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी सेवाओं की जरूरत है, आपकी सर्विसेज की जरूरत है। एज ए रक्षाकर्ता, एज ए रक्षाकरण हीरो, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर आपको अपनी सर्विसेज ऑफर करनी है, आपको कैलकुलेशन करना है और उसको बताना है कि क्या गैप है। गैप को आइडेंटिफाई करके रिस्क के एपेटाइट को आइडेंटिफाई करके पोर्टफोलियो को देखने के बाद में फिर आप रिकमेंडेशन पे जा सकते हो। नए लोग ज्यादा टेंशन ना लें, मेरा सजेशन रहेगा पहले आप सिर्फ प्रोटेक्शन पे काम करें, इन्वेस्टमेंट पे आप ना काम करें, स्पेशली जो एनएलए है, नए एडवाइजर से मेरा रिकमेंडेशन है। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट को कैसे हैंडल किया जाता है आप वो भी सीख जाएंगे। सो अब क्या करना है, आपको गैप कैलकुलेशन करना है। अब भैया आपको क्या क्या गैप कैलकुलेट करना है, प्रोटेक्शन का करना हो सकता है, सेविंग का करना हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का करना हो सकता है। तो जो नए लोग हैं, दोबारा से बोलता हूं, आप प्रोटेक्शन से शुरू कीजिए, फिर सेविंग्स पे जाइए, फिर धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट पे जाइए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब सवाल अगला ये आता है कि मैं कैलकुलेशन कैसे करूं, हाउ टू डू कैलकुलेशन। ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पावरफुल लगा, मुझे समझ में भी आ गया। कागज पे बातों बातों में सवाल भी पूछ सकता हूँ, पिरामिड बता भी सकता हूँ, कैलकुलेशन कैसे करूं। तो बहुत सिंपल है, बहुत अमेजिंग टूल है टाटा एआईए का सिक्योर लाइफ एप्लीकेशन नाम है इस टूल का। आपके मोबाइल में होगा, अगर है तो अपडेट कर लीजिए, नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर क्यूआर कोड दिया गया है, आप उसको स्कैन करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। सो मुझे आप कंफर्मेशन देंगे सब लोगों के पास है सिक्योर लाइफ? आई होप सबके पास होगा। नए लोगों के पास शायद नहीं होगा, तो मेरा सजेशन है प्ले स्टोर पे जाइए, सिक्योर लाइफ टाटा एआईए टाइप कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। इस क्यूआर कोड सामने दिया गया है, स्कैन कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और अगर स्कैन नहीं हो रहा है, प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। सर क्यूआर कोड वापस दिखाइए ना। हाँ दिखाता हूं, दिख रहा है अभी? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ओके परफेक्ट। तो फटाक से प्रोटेक्शन कैलकुलेशन भी देख लेते हैं, देन वी कैन क्लोज दिस मीटिंग। तो सिक्योर लाइफ पे हम गए। सिक्योर लाइफ ऐसा देखने में आपको ऐसा आएगा, जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर चैनल में आपको एजेंसी सेलेक्ट करना है, पासवर्ड में आपको MDRT 1000 डालना है, MDRT 1000 डालना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको ऐसा विंडो दिखेगा, सेविंग सॉल्यूशन, प्रोटेक्शन सॉल्यूशन, रिटायरमेंट सॉल्यूशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कॉम्बो सॉल्यूशन, अदर सॉल्यूशन, यहाँ पर मीनू है। तो यहाँ पर मेरा फोकस अभी ये प्रोटेक्शन सॉल्यूशन पे, तो मैं प्रोटेक्शन सॉल्यूशन पे जाता हूँ। अब यहाँ पर जब आप प्रोटेक्शन सॉल्यूशन पे जाएंगे तो हमको पहले गैप कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट नहीं बताना है। तो गैप कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक है प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड, दूसरा है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड का मतलब है, मैंने आपको जो शुरुआत की प्रेजेंटेशन में बताया था, हर व्यक्ति का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि उसके जो एक्सपेंसेस हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, मोबाइल, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इसका इंतजाम हो जाए, शिक्षा। तो जो एक्सपेंसेस हैं मंथली और ईयरली, वो खर्चों का इंतजाम हो जाए, उसके लिए पहला कैलकुलेशन है प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड। तो इसको देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर नाम, मैंने अपना नाम लिख दिया, यहाँ पर एज, तो एज यहाँ पर कर लेते हैं अपनी। जस्ट ए मिनट, कोई एंट्री चाहता है। जस्ट ए मिनट। सुजाता जी, मैं डेमो दे रहा हूँ सिक्योर लाइफ का, आपने लेट ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, इसका लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो 33 मैंने बढ़ा के इसको मैं कर देता हूँ 40 ईयर्स। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 40 ईयर्स। फिर आता है जेंडर, मेल, स्मोकिंग हैबिट में नॉन स्मोकर, ये मैं चूज कर लूंगा। जहां नॉन स्मोकर है वहां ही स्मोकर लेना है, जहां पर स्मोकर है वहां पर आपको स्मोकर ही चूज करना है। जेंडर भी ध्यान से करना है, क्योंकि मेल फीमेल्स के रेट अलग होते हैं। आगे बढ़ता हूं, अंटिल व्हाट एज डू यू वांट कवर। तो मैंने अपना एज लिखा है 40 साल।
आप देखेंगे पूरा कॉन्सेप्ट अगर इंश्योरेंस का है तो वो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट कि जब तक मैं आय अर्जित करता हूं, पैसा कमाता हूं, तब तक की आय को मुझे सेव करना चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं। अभी आय होगी तो भी खर्चे तो रहने वाले, आय नहीं होगी तो भी खर्चे होने वाले। तो आय का गारंटी नहीं है कि 60 साल के बाद रहेगी कि नहीं, बट खर्चे की गारंटी है कि खर्चे आपके 60, 65, 70, 75, 80 साल तक रहेंगे। तो यहाँ पर आप अपना कवरेज वैसा ही ले सकते हैं। तो मैंने 40 साल की उम्र ली है, तो मैं यहाँ पर अपना एज में ले लेता हूं मैं 75 मैंने ले लिया है। यहाँ पर 75 साल तक का मैं प्रोटेक्शन लेना चाहता हूं। एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कवर मान लेते हैं 2 लाख रुपए का है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, क्योंकि आपको मार्केट में 0, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे ही मिलने वाला है। तो 2 लाख रुपए का मेरा बीमा है। मंथली एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग लोन ईएमआई, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्सक्लूडिंग लोन ईएमआई मतलब लोन को छोड़ के। तो 50,000 का मैं 50,000 ही रखता हूं, इसको आगे बढ़ा देता हूं। फिर आता है आउटस्टैंडिंग लोन एंड लायबिलिटी। तो यहाँ पर जितने भी लोन है, होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, क्रेडिट कार्ड, दोस्त यारों से दिए गए लोन, बिजनेस लोन, अगर मेरी फर्म है तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लोन में डाल देता हूं मैं एक 20 लाख रुपए एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर नहीं है तो इसको 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर ये गैप मुझे पता चल जाता है कि महंगाई जो बढ़ रही है, उस महंगाई को कंसीडर करने के बाद में आज मुझे जो इंश्योरेंस चाहिए वो चाहिए 1,73,15,657 रुपया। मतलब महंगाई बढ़ रही है, इतना पैसा अगर मेरे परिवार के पास होगा तो इन्फ्लेशन को मैनेज करते हुए वे अपने खर्चों को मैनेज कर पाएंगे। और अगर मुझे विदाउट इन्फ्लेशन कंसीडर करना है तो ये गैप आता है 1,01,12,406। बट आइडियल रिकमेंडेशन होना चाहिए विथ इन्फ्लेशन और फिर विदाउट इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये विथ इन्फ्लेशन गैप है 1,73,00,000, विदाउट इन्फ्लेशन है 1,01,00,000। तो आइडियली मेरे पास में 1,73,00,000 का बीमा होना चाहिए। तो सिंपल कैलकुलेशन से बातों में सवाल पूछकर, पिरामिड दिखाकर, 5 मिनट में, 10 मिनट में चाय पीते पीते आप उसको सेंसिटाइज कर सकते हैं पैसे के ऊपर, मनी मैनेजमेंट के ऊपर, सेविंग्स फॉर्मूला के ऊपर और प्रोटेक्शंस के ऊपर, और फिर आप कैलकुलेट करके उसको रिजल्ट भी बता सकते हैं। आई होप ये समझ आया होगा। तो ये पहला तरीका था जहां पर मैं एक्सपेंसेस के हिसाब से प्रोटेक्शन कैलकुलेट कर सकता हूं। दूसरा है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो अगर मुझे इनकम के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, जैसे मैंने आपको बताया था इस प्रेजेंटेशन में, पहले कैलकुलेशन करना है खर्चे। पहले मैं खर्चों को प्रोटेक्ट करूंगा। एक बार खर्चे प्रोटेक्ट हो गए, मैं अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करूंगा। मेरे इनकम प्रोटेक्ट हो गया, लोन को प्रोटेक्ट करूंगा। लोन प्रोटेक्ट हो गया तो दूसरे स्पेशल गोल्स हैं, बच्चों का एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट, उसको प्रोटेक्ट करूंगा। वो प्रोटेक्ट हो गया तो फैमिली के फाइनेंस, हेल्थ को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। उसके बाद में घर में जो दूसरी संपत्तियां होती हैं, फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जिनकी फाइनेंशियल वैल्यू होती है, मैं उनको करूंगा। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू मतलब मैं अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करूंगा। तो सेम एग्जांपल ले लेता हूं और यहां पर मैं एज ले लेता हूं 40 साल, जेंडर मेल, नॉन स्मोकर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक एनुअल इनकम ले लेता हूं मैं। एनुअल इनकम मान लेते हैं 5 लाख रुपए है। मैंने वहां 50,000 डाला था, ज्यादा ले लेते हैं, 6 लाख ले लेते हैं। साढ़े 65 लाख हो गया, ज्यादा हो गया, वापस जाना पड़ेगा। चलो डेमो के लिए मैं अभी इतना ही रखता हूं। ठीक है, सम अश्योर्ड यहां पर आ गया, रिकमेंडेड सम अश्योर्ड। यहां पर एक ही आंसर मिलेगा, दो नहीं मिलेंगे। तो 12,98,60,000, 12,98,60,000। तो अगर 65 लाख की जगह मैं इसको 6 लाख करके ही दिखाता हूं, बिकॉज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं दोबारा से ये डेटा डाल देता हूं। तो हमारे पास में एक्सपेंसेस के हिसाब से कैलकुलेशन करने का भी एक आंकड़ा होगा, और हमारे पास में इनकम के हिसाब से कैलकुलेशन करने का भी एक आंकड़ा होगा। तो यहाँ पर ये फिगर चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज विंडो ओपन है। तो ठीक है, इसमें से आप एक 0 कम कर सकते हैं।
तो अगर एक जीरो कम करते हैं तो ये मेरा इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट आएगा 1,29,86,000। 1,29,86,000 ये इनकम के हिसाब से बीमा है जो मुझे चाहिए आज, जो मेरी इनकम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमने आज तरीके जो देखे उसमें हमने देखा खर्चों के हिसाब से दो तरीके हैं, विद इन्फ्लेशन, विदाउट इन्फ्लेशन, और इनकम के हिसाब से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं इनकम डालता हूं और ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन आ जाता है। अब जब ये कैलकुलेशन आपको पता चल गया तो अब आपको कस्टमर को रिकमेंडेशन देना पड़ेगा। वो रिकमेंडेशन आप यहां पर जा सकते हैं प्रोटेक्शन सॉल्यूशन के अंदर। प्रोटेक्शन सॉल्यूशन में ये सारे प्रोडक्ट हैं, महारक्षा सुप्रीम, इंस्टा प्रोटेक्ट, सरल जीवन बीमा, संपूर्ण रक्षा सुप्रीम, परम रक्षाकरण। तो सबसे जो पॉपुलर प्रोडक्ट है टाटा एआई का प्रोटेक्शन प्लान, वो है संपूर्ण रक्षा सुप्रीम। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। आज प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे के ऊपर हो चुका है हमारी मीटिंग को। आज का फोकस था बातों बातों में मैं अपनी बात कैसे रखूं, सेल्स डिस्कशन कैसे स्टार्ट करूं, तो सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। तो आपको स्टडी करना है तो संपूर्ण रक्षा सुप्रीम में आप जाइए, बाकी का डिटेल डालिए, यहाँ से आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से आपको की फीचर्स मिल जाएंगे, थोड़ा सिक्योर लाइफ के साथ में आप खेलिए। अगर आपको प्रोटेक्शन के साथ में सेविंग्स भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तो आप परम रक्षाकरण दे सकते हैं। और कोई बंदा ऐसा है जिसका आईटीआर नहीं है, बड़ा इनकम प्रूफ नहीं है, आप उसको एक छोटा बीमा दे सकते हैं, सरल जीवन बीमा। और एक बंदे को कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस चाहिए, उसको हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस भी चाहिए, एक्सीडेंट भी चाहिए, तो आप उसको इंस्टा प्रोटेक्ट दे सकते हैं। और अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एक और टर्म प्लान है टाटा ई का महारक्षा सुप्रीम। तो काफी सारे सॉल्यूशन हैं, आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 सॉल्यूशन है जो आप अपने कस्टमर को रिकमेंड कर सकते हैं। सो आई होप ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है ये आपको समझ आई होगी। और जो भी आज हमने डिस्कस किया है मैं इसको रिकैप कर देता हूं। हम लोगों ने डिस्कशन में आपको 2 वीडियो दिखाया जिसमें मैंने आपको थीम बताया, परम रक्षाकरण का थीम बताया। टाटा एआई ये बोलती है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को रक्षा करता, ये हीरो हैं, रक्षाकरण के हीरो हैं, फैमिलीज को फाइनेंशियली सिक्योर करते हैं। और अच्छी बात ये है हर जीवन बीमा के ऊपर कंपनी एक पेड़ भी लगाती है, पौधा लगाती है जो पेड़ का रूप लेता है। ये बहुत ही यूनिक बात है। हमने दिव्या तुष्नियाल का वीडियो देखा। दिव्या तुष्नियाल एशिया की नंबर 1 एडवाइजर है, 36 बार एमडीआरटी करती है। उन्होंने अपना एक लाइव केस स्टडी शेयर किया जिसमें बताया एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को एक्वायर करने के लिए 7.5-8 महीने फॉलोअप किया। 8 महीने के बाद जाके वो क्लोज हुआ। उसके बाद फिर सर्विस के बारे में भी बताया कि वही कस्टमर उस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहता था, बट उन्होंने कन्विंस करके करते 3 महीने तक कन्विंस किया। उसके बाद में उसको रिटेन किया और जब वो बंदा रिटायर होने वाला था, रिटायरमेंट में पहुंच गया, तो उसको एक गारंटीड टैक्स फ्री इनकम आना शुरू हुई, जिससे हमको पता चलता है आप कितने भी पुराने एडवाइजर हो स्टिल आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना पड़ेगा और सर्विसिंग करके आप कस्टमर की लाइफ में बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा इस प्रेजेंटेशन में कि बातों बातों में चाय पीते पीते कहीं बैठे हुए हैं, वहां पर मैं अपनी बात कैसे रख सकता हूँ, एक सेल्स कॉल की शुरुआत कैसे कर सकता हूँ। तो उसमें हमने देखा कि लोग पैसे कैसे कमाते हैं, पैसा सैलरी से कमाते हैं, बिजनेस से कमाते हैं, कंसल्टेंसी की तरह कमाते हैं, एग्रीकल्चर इनकम होती है, रेंटेड इनकम होती है। फिर उस पैसे का लोग करते क्या है, तो उन पैसे से लोग अपनी डेली जरूरतों को पूरा करते हैं, सेविंग्स करते हैं इमरजेंसी के लिए, अपने मिड टर्म गोल होते हैं, अपने लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, उनके लिए बचत करते हैं या निवेश करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा फाइनेंशियल पिरामिड क्या होता है। तो फाइनेंशियल पिरामिड एक मकान की तरह होता है जिसके अंदर जो बेस होता है वो होता है प्रोटेक्शन, जिसके अंदर आपको सबसे पहले खर्चों को प्रोटेक्ट करना है, इनकम को करना है, लोन्स को करना है, स्पेशल गोल्स को करना है, आपके परिवार के जो हेल्थ रिस्क है उसको करना है, और दूसरी संपत्तियों का आपको प्रोटेक्शन करना है। फिर बात आती है सेविंग्स की, इमरजेंसी के लिए आपको सेविंग करना है, बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको सेविंग करना है, आपको शॉर्ट टर्म गोल और मिड टर्म गोल के लिए आपको सेविंग करना है। फिर बात आती है इन्वेस्टमेंट की। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इन्फ्लेशन को बीट करके रिटर्न देता है उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, लाइक यूनिट इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इक्विटीज, काफी सारे ऑप्शन है। वहां पर वेल्थ क्रिएशन लोग करते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग लोग करते हैं। फिर हमने देखा सेविंग्स का फॉर्मूला क्या है। सही फॉर्मूला है इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। उसके बाद हमने देखे 11 सवाल, प्रोटेक्शन के ऊपर पूछना है हमको 6 सवाल, फिर सेविंग्स के ऊपर हमको 3 सवाल पूछना है, 2 सवाल आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। जितने भी नो आते हैं दैट मीन्स वो गैप है। उस गैप को कैलकुलेट करने के लिए सिक्योर लाइफ आपको
ऐप डाउनलोड करनी है, आपको उसमें लॉगिन करना है और आपको प्रोटेक्शन गैप कैलकुलेशन करना है। 2 तरीके हैं, पहला तरीका है एक्सपेंसेस और दूसरा है ह्यूमन लाइफ वैल्यू विच इज ऑन इनकम। सो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। एनी व्यूज, एनी फीडबैक, एनी सजेशन यू कैन शेयर एंड देन वी कैन क्लोज दिस मीटिंग। Yes sir, it's very nice session. थैंक यू प्रशांत। मुझे भी आज कुछ नया इनपुट मिला है सर। थैंक यू महेश जी, थैंक यू सो मच। सो हम लोग Very nice session, sir. करते रहेंगे, ऑफलाइन सेशन करते हैं हम लोग, काफी बार ऑफलाइन में लोग नहीं आ पाते हैं, तो इस बार सोचा कि ऑनलाइन सेशन करते हैं। इसका रिकॉर्डिंग भी किया है मैंने, सो ये रिकॉर्डिंग को मैं अपलोड करके ग्रुप में डाल दूंगा। सो इन केस आप बार बार देखना चाहते हैं, यू कैन सी एंड यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद योर कलीग इन केस अगर उन्होंने मिस किया है। ठीक है, Yes. हाँ पूछिए, कोई सवाल है तो पूछिए। 11 सवाल मिलेंगे जो 11 सवाल शिव जी पूछिए। नहीं, 11 सवाल जो पूछने का है आपको वो। हाँ, उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दूंगा ताकि आप उनको आगे बार बार रेफर करके यूज कर पाए। ठीक है, थैंक यू। ओके, सो विद दिस थैंक यू सो मच। अपना Thank you, sir.